बंगाल से 16, बिहार से 15, 16, 31, 30 और 6, 7, 8 भी अगर ये घट गए, झारखंड में तो 38 वहीं घट गए। इनकी संख्या कितनी है? 303 है। 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए, तो 31 ही ना ज्यादा है, तो 3 राज्य से साफ हो जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में ये सबसे मैक्सिमम ऊंचाइयों पर है, तो उसमें से नीचे ही ना जाएंगे, उसके ऊपर कहां जाएंगे। पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बिहार की। किसी को अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरह से बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के पाले में दोबारा चले जाएंगे और अपनी ही सरकार को गिरा करके एक नई सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री वो ही रहेंगे। बिहार में एक चीज़ काफ़ी मजाक में आजकल बोली जा रही है कि गठबंधन कोई भी हो, नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री, और ये एक बार फिर से साबित हुआ है। आखिर क्या वजह थी जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ने के लिए मन पक्का किया हुआ? इसकी कहानी आपको बताता हूँ। इसकी कहानी की शुरुआत थोड़ी दिनों पहले ही हो गई थी, जब एक इफ्तार पार्टी रखा गया था तेजस्वी यादव के घर पे। वहाँ पे राबड़ी देवी भी थी और नीतीश कुमार वहाँ पे गए थे, और फिर जब मुख्यमंत्री के तरफ से इफ्तार रखा गया, उसमें तेजस्वी यादव की, या कहें कि लालू यादव का पूरा परिवार गया था, तो वहीं से वो जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद लगा था क्या कुछ अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। और उसके बाद जब लालू यादव बरी हुए, जब इलाज के लिए आ रहे थे, तब नीतीश कुमार ने कहा कि उनको पूरे इलाज के लिए मदद करेगी बिहार सरकार, क्योंकि वो उसके हकदार हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये खिचड़ी काफ़ी दिनों से पक रही थी। इसके बीच में इस आग में घी डालने का काम कई बार लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से किया गया। विधानसभा में जो स्पीकर महोदय थे वो बीजेपी से थे, वो भी मुख्यमंत्री को आड़े हाथों गाहे बगाहे लिया करता था। उसके बाद कई तरह के बयानवीर जो हैं बीजेपी के नेता, वो लगातार नीतीश कुमार को अपने निशाने पे रखे हुए थे। यही वजह है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और इन सब के बीच जो है आरसीपी सिंह का प्रकरण आया। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जो है वो जेडीयू के नेता थे, राज्यसभा के सदस्य रहे, और उसके बाद कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, और उसके बाद बीजेपी से उनकी नज़दीकियां बढ़ती गई। जो बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया, तो आखिरकार उन्होंने आरसीपी सिंह को, जो कि एक समय उनके बहुत ही सखा कहे जाते थे, एक ही इलाके के एक गाँव भी आसपास वहीं से आते हैं, नालंदा से, वहाँ पर उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। अब जो सबसे बड़ा बयान आया है, वो अभी जो नीतीश कुमार के सबसे नज़दीकी हैं ललन सिंह, उनका बयान आया, और उनका ये कहना है कि बीजेपी को 2024 में काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। बीजेपी की जो 3 राज्यों में पकड़ है, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जहां से कि बीजेपी को बिहार में 17, पश्चिम बंगाल में 17, झारखंड में 11 सीटें मिली हुई है। कुल यदि हम कहें तो 45 सीट बीजेपी यहां से जीती हैं। इनमें से काफ़ी संख्या बीजेपी की कम होने वाली है। वजह भी साफ है कि यदि आरजेडी और बीजेपी मिलकर लड़े तो शायद बीजेपी को बिहार में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड में 14 में से 11 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है, लेकिन विधानसभा में उनकी सरकार नहीं है। विधानसभा में हेमंत सोरेन है। कई तरह की कोशिशें की जा रही है कि हेमंत सोरेन के सरकार को अब वो गिरा दिया जाए। आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले कुछ पैसे भी पकड़े गए वेस्ट बंगाल में, तो अब जो है उसको लेकर के वो हेमंत सोरेन ने फिलहाल अपनी सरकार बचा ली है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में 42 सीटें आती है, 17 सीटें जो है बीजेपी के पास है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ वो आप नतीजा देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से इन तीनों राज्यों की बात करें, और इसमें उड़ीसा भी यदि हम जोड़ देते हैं, यदि हम कहें जो पुराना बंगाल का प्रोविंस था, जिसमें कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य आते थे, तो बीजेपी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी को 2024 में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तो लालू नीतीश हो गए बिहार में, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी है। यदि अघाड़ी वहां मिलकर लड़ जाती है तो बीजेपी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी ने दक्षिण देखो की नीति अपनाई है, और उनके एजेंडे पे तेलंगाना है। प्रधानमंत्री बार बार हैदराबाद जाते रहे। यहाँ की म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में भी बीजेपी के बड़े नेता जो है वहाँ पे उतरे, लेकिन केसीआर जो है वो अपनी ज़मीन बनाए हुए हैं। और यही हाल जो है तमिलनाडु का है, जहाँ पर कि बीजेपी है नहीं, और
वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक और राज्य है जहाँ बीजेपी कोशिश काफ़ी कर रही है, वो है केरल। आपने देखा होगा कभी राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया पीटी उषा को, तो ये सब एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं। उड़ीसा की बात इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि वहाँ से राष्ट्रपति देना भी एक बीजेपी के रणनीति के तहत है कि द्रौपदी मुर्मू को वहाँ से राष्ट्रपति बनाया गया है, तो क्या बीजेपी को जो घाटा होगा वो बाकी राज्यों से, उसकी भरपाई के लिए नए नए स्टेट जो है बीजेपी ढूंढ रही है। अब दिक्कत क्या थी नीतीश कुमार के पास? नीतीश कुमार के पास दिक्कत ये थी कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 67%, यानी उतनी सीटें बीजेपी विधानसभा में जीती थी। आपको बता दूं कि लोकसभा के 1 साल बाद बिहार में चुनाव होता है, और जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो है जेडीयू जो है केवल 43 सीट पर आकर के सिमट गई, और उसके बाद फिर भी बीजेपी ने, या कहें कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार को अपनाया, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी में वो लीडरशिप पनप ही नहीं पाई जो कि बीजेपी को लीड कर सके बिहार में। सुशील मोदी हमेशा से, जब मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, तो वो डिप्टी सीएम रहते थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहते थे, लेकिन ऐसी कुछ बात हुई जिससे कि बीजेपी ने सुशील मोदी को दिल्ली बुला लिया। राजीव प्रताप रूडी एक डायनेमिक लीडर बन सकते थे, लेकिन उन पर भी बीजेपी ने भरोसा नहीं किया, दांव नहीं खेला। शाहनवाज हुसैन को दिल्ली से लोकसभा में टिकट नहीं मिलने के बाद बिहार भेजा गया, उद्योग मंत्री वो रहे वहाँ पर इस सरकार में। तो बीजेपी के पास एक लीडरशिप की कमी बिहार में दिख रही है, और एक मजबूरी थी बीजेपी के पास कि वो नीतीश कुमार के साथ रहें। खासकर 2014 के चुनाव तक बीजेपी का प्लान था कि वो नीतीश कुमार के साथ रहें और अच्छी खासी सीट जीत के आए, और 2025 का जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के बाद, तब बीजेपी को ये तय करना था कि वो अपने बलबूते पे लड़े या फिर जेडीयू के साथ गठबंधन में जाए। इस सब चीज़ का एहसास नीतीश कुमार को था, इसलिए नीतीश कुमार ने ये दांव खेला है। यहाँ पर ये दांव उनका उल्टा भी पड़ सकता है, लेकिन ये दांव उन्होंने खेला है इसलिए कि क्योंकि उनको वो अंदाजा हो गया था कि बीजेपी अगले 2 साल में उनके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि उनको मालूम था कि 2024 तक तो बीजेपी की मजबूरी है कि वो हमारे साथ रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा। कुछ बातें ये भी कही जाने लगी कि उनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया, और ये सब चीज़ें, हालांकि इसमें मैं नहीं मानता कि कोई दम है। एक और चीज़ थी जो कि नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसानदेह बीजेपी ने पहुंचाया था, और ये बात सबको मालूम है जो भी बिहार की राजनीति पे नज़र रखते हैं। बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और यही वजह है कि उनकी जो टैली है वो 70 के आसपास होती थी, वो घटकर 43 रह गई। और ये बात डे 1 से नीतीश कुमार जानते थे, इसलिए नीतीश कुमार ने एलजेपी में स्प्लिट कराया, और उसके बाद जो है पशुपति पारस जो है अभी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, वो उसका बदला नीतीश कुमार ने लिया। अब एक बार फिर से आप कह सकते हैं बीजेपी अपने पाले में चिराग पासवान को लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जो 6% वोट बैंक है वो काफ़ी अहम होने वाला है। तो अब ये उस एंगल पर भी जो है विचार करना पड़ेगा, ध्यान देने की ज़रूरत होगी नीतीश कुमार को। क्या चिराग पासवान की क्या रणनीति होती है? अभी तक तो जब वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग अलग थे तो चिराग और तेजस्वी के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही थी, लेकिन अब इस बदली हुई परिस्थिति में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार काफ़ी कॉर्नर्ड हो गए थे, उनके पास कोई चारा नहीं था, और उनको मालूम था कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अब एक नई राजनीति की शुरुआत की बात कही जा रही है, ये कही जा रही है कि अपोजिशन का फेस जो है नीतीश कुमार हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे चेहरे हैं, मैंने नाम गिनाया आपको, उद्धव ठाकरे भी के साथ शरद पवार हैं, लालू हैं, नीतीश कुमार के साथ केसीआर भी है, स्टैलिन भी है, और बाकी लोग भी हैं। तो ये क्या एक विपक्ष एकजुट होकर 2024 के चुनाव में टक्कर दे सकता है? यहाँ पर जो ललन सिंह का जो बयान है वो काफ़ी कुछ अहम हो जाता है कि यदि हम 3 राज्यों की बात करें, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बीजेपी जो है 25-30 सीट भी कम हो जाती है इन तीनों राज्यों में, और यूपी में जहाँ पे 62 सीटें, 60 से अधिक सीटें हैं, वहाँ 10 सीटें, 15 सीटें कम होती है, तो फिर 272 का आंकड़ा जो है
छूना वो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन ललन सिंह का है, और आप यदि इसको एनालाइज करें तो इस बात में दम दिखता है कि ललन सिंह जो है वो गलत नहीं कह रहे हैं, कि ये मुमकिन है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इकट्ठा हो। क्योंकि दिक्कत ये है कि अपोजिशन के नेताओं के बीच जो अहम की जो लड़ाई है वो जो है वो काफ़ी अधिक है, और वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो कहा जाता है ना, पुराने समाजवादी आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो वहाँ पे ये आके दिक्कत पहुँचा देती है। और ऐसे में एक और शख्स है जिस पर कि आपको नज़र रखनी होगी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। हालांकि अभी ये चुप हैं, क्योंकि वो उन्होंने कभी अपना एम्बिशन ये नहीं जाहिर किया है कि वो दिल्ली आना चाहते हैं। उनकी लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में। अब देखना ये है कि अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ते हैं। हालांकि जो बाई इलेक्शन हुआ है वो हारे हैं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन वहाँ पर वो अच्छा कर पाते हैं यदि, जैसा कि विधानसभा चुनाव में किया, उनकी टैली काफ़ी बड़ी है, तो फिर बीजेपी के लिए एक सोचने वाली बात हो सकती है। तो इसका मतलब आप समझिए कि नीतीश कुमार का हटना मेरा ये मानना है कि भारतीय राजनीति के लिए एक अहम मोड़ है। आप उन्हें कुछ भी कर सकते हैं, पलटू राम कर सकते हैं, आया राम गया राम कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार के इस कदम ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और बीजेपी का थिंक टैंक इसलिए सकते में है, बिहार में जगह जगह बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके ज़मीन से जो है वो ज़मीन खींच ली गई है, कि जो है वो नीतीश कुमार ने अपने इस कदम के साथ बीजेपी को काफ़ी मुश्किल में डाला है, उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया है। अब बीजेपी का प्लान बी क्या होता है, कि क्या नए एलायंस सहयोगी ढूंढ के बीजेपी लाएगी बिहार में, झारखंड में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि 2024 का जो लोकसभा का आने वाला चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही, कल एक नए टॉपिक पर बात करूंगा। नमस्कार।